नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज शाम बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को आगे बढ़ाने पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार अमृतकाल में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल करने में करेगा मदद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी चंपारण में जनसभा को करेंगे संबोधित। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में करेंगे शिरकत। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम थम जाएगा प्रचार। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज आएंगे भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर। चांसलर बनने के बाद शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। और महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहली बार पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 6 रनों से दी मात। फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक उत्सव बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप ही कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक, कविता के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अनुपम अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवा शक्ति का सदुपयोग कौशल एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। वेबिनार केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में उल्लिखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। वेबिनार में कौशल और शिक्षा विषयों को लेकर चर्चा होगी। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों, राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों के हितधारक, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे निकाय इस वेबिनार में भाग लेंगे। इन वेबिनार में विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों की और सभी संबंधित हितधारक द्वारा त्रैमासिक लक्ष्यों के साथ विभिन्न कार्य योजनाओं की तैयारी से जुड़े प्रयासों के तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि कार्यान्वयन पारदर्शी और समय पर वांछित परिणामों की उन्हें हासिल करने में सक्षम होने के साथ साथ सुचारू हो सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले पश्चिमी चंपारण में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में भाग लेंगे। अमित शाह अपने दौरे पर तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में चल रही चुनावी गतिविधियों से जुड़ी खबरें। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में
सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नागालैंड में विधानसभा की 59 सीटों के लिए 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में सत्तारूढ़ एनडीपीपी के साथ गठबंधन कर भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर चुनावी मैदान में है। दोनों ही राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा, वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। नागालैंड चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कई बार यहां हार जीत का अंतर बहुत कम होता है। उस स्थिति में ये फर्स्ट टाइम वोटर किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्णायक हो सकता है। क्या सोच रहा है फर्स्ट टाइम वोटर और किस तरह के उसके मुद्दे हैं, इस पर नागालैंड के मोन जिले में फर्स्ट टाइम वोटर से डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने खास बातचीत की। आप भी देखिए। लोकतंत्र में हर एक वोट जरूरी होता है और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। और जैसे नागालैंड इलेक्शन में जो फर्स्ट टाइम वोटर है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं उन फर्स्ट टाइम वोटरों के पास जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जिसके पास भी ये फर्स्ट टाइम वोटर आ जाएगा, सरकार बनाने के वो करीब आ जाएगा। यही कारण है कि फर्स्ट टाइम वोटरों को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां लगातार कोशिशें कर रही हैं। और हमारे साथ ऐसे ही कुछ फर्स्ट टाइम लेडीज वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगी और अपने मत का प्रयोग करेंगी। तो आप वोट करने के लिए जाते हैं, जैसे जब भी वोट करने के लिए जाते हैं तो माइंड में क्या चल रहा होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे, कौन कौन से काम करना चाहिए उस कैंडिडेटों को, क्या चल रहा होता है आपके माइंड में? Construction of road and others transportation facilities, but I also wish they could bring us development in our education and in many other ways. पिछले 5 साल में मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना चेंज आपने देखने को मिला है और आगे आप किस तरह का चेंज देखना चाहती हैं? मैंने देखा है कि बहुत चेंज आया है ये मोन डिस्ट्रिक्ट में। आफ्टर विनिंग दिस पॉलिटिशियन पार्टी आई होप दैट मोर डेवलपमेंट विल कम। पब्लिक को वो अच्छी तरह से सप्लाई देना चाहिए, पब्लिक का डिमांड फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पहले तो हमारा रोड कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। पहले हमारा रोड कंडीशन अच्छा होना चाहिए। पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ नागालैंड में ना, यहाँ मोन में, तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। आपके लिए वोटिंग का क्या महत्व है? आई थिंक वोटिंग इज great opportunity for everyone to select a right candidate to bring improvement in our place, and we should all vote for the right candidate, and we all know that which side we should choose, and I think we should all vote for the right candidate and bring development in our place. ये आपने देखा कि ये वो यूथ है जो पहली बार अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगा, सरकार बनाने के लिए वोट करेगा और इसके अपने कुछ इश्यूज हैं। इनका भी मानना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी नागालैंड के ऊपर राज करे वो कम से कम यूथ की समस्याएं और यूथ के जो इश्यूज हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मोन डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड। और वहीं नागालैंड के लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, नागालैंड का कैसा विकास वो चाहते हैं, अपने उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों से विकास की किस तरह की उम्मीद रखते हैं, इसको लेकर नागालैंड में एक चाय की दुकान पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने मतदाताओं के साथ इस पर चर्चा की। आप देखिए। कोहिमा और उसके आसपास किस तरह से लोग सोच रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर। नागालैंड में चूंकि इलेक्शन है वो भी चल रहा है, तो लोग हैं वो क्या चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों से, नेताओं से या जो कैंडिडेट हैं उनसे। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कोहिमा के अंदर आया और उसके बाद आपको कितना चेंजेस लगा कि कोहिमा में कुछ काम हुए रोड कनेक्टिविटी को लेकर या दूसरे कुछ इश्यूज को लेकर? Okay, see, being the state capital, we are fortunate that our town has been selected as a smart city, and of course we can see, since it's the capital, we can see a lot of development activities going on. Hopefully in the next couple of years we will see a much more developed Kohima. आपको लगता है क्या
कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे जो खासतौर से इंटीरियर इलाके हैं नागालैंड के? Connectivity is the basic human right. Connectivity, and then after that healthcare, education. We are hopeful that if BJP government continues to help us, we can fulfill all those development activities. The main thing will be connectivity, road connectivity. We are from South Nangami, and then the national highway, this has been architected and designed during the World War II. For example, the road from Dimapur, the 4-lane road, it's taking place, it's taking a lot of time, but still it's somewhat materializing. कौन कौन से काम है या वर्क है वो होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेके, एजुकेशंस को लेके, ताकि जो यूथ है उसको जॉब यहीं पर मिले? I think if they can develop some small scale industries or skill development programs are going on. We already have some few skill development programs, but I think at this scale we need a lot more. लोगों का भी मानना है कि नागालैंड के अंदर बदलाव हुआ, उसकी एक शुरुआत हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो काम हैं वो किए जाने बाकी हैं। जिस तरह का विकास आपको कोहिमा, दीमापुर, जो बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ देखने को मिलता है, नागालैंड के ग्रामीण इलाकों में वैसा विकास देखने को नहीं मिलता है। तो ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह का विकास कोहिमा में है, दीमापुर में है या दूसरी सिटियों में है, उसी तरह का विकास नागालैंड के हर क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोहिमा। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज रायपुर में युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान कर रहा है। इस कार्यक्रम में शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के कॉलेजों के 75 विद्यार्थी शामिल हैं। युवा 20 का आयोजन G20 सम्मेलन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। ये G20 देशों के युवाओं के साथ संपर्क का एकमात्र औपचारिक मंच है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ संवाद का अवसर मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री रायपुर में नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवा संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में देर रात हुए एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रीवा सतना सीमा पर बरखड़ा गांव के पास हुआ है, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे खड़ी 2 बसों को टक्कर मार दी। बसें रैली से लौट रहे लोगों को लेकर जा रही थीं। सभी यात्रियों को बस और ट्रक दोनों से निकाल लिया गया है और घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल में दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है
कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से इतर G20 के प्रतिनिधियों ने पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद उठाया। पन्ना टाइगर रिजर्व के मनमोहक नजारों को देखकर G20 प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हो गए। So we had a fantastic morning in the Patna Reserve. We saw the tiger 151, a tiger lady. She was very quiet and it was fantastic. It's the first time for me to see tiger, so thank you very much. I think the tiger was waiting for G20 delegates, so we were very lucky today. और वहीं पुस्तक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली में आज से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित है। 5 मार्च तक प्रगति मैदान में चलने वाले इस विश्व पुस्तक मेले में आजादी के गुमनाम नायकों पर समर्पित पुस्तकों की विशेष श्रृंखला मिलेगी। साथ ही देश विदेश के साहित्य से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग की प्रमुख पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र और आजकल भी उपलब्ध होंगी। बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका बाल भारती भी इस मेले का हिस्सा होगी। पुस्तक मेले में अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने पर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के रूप में $2 अरब की घोषणा की है। साथ ही अमेरिका ने रूस और उसके सहयोगियों पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा की। हालांकि इस सैन्य सहायता में यूक्रेन द्वारा मांगे गए F-16 लड़ाकू जहाज शामिल नहीं है, लेकिन इसके तहत यूक्रेन को कई तरह के ड्रोन और गोला बारूद उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिका पिछले 1 साल में यूक्रेन को $32 अरब की सैन्य सहायता उपलब्ध करा चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हाल ही में चीन की तरफ से एक शांति प्रस्ताव की खबर सामने आई थी। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि केवल युद्धरत पक्ष ही शांति स्थापित करने की दिशा में किसी ठोस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना की पूरी तरह वापसी के बिना कोई भी शांति योजना स्वीकार्य नहीं होगी। कनाडा ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 4 लेपर्ड 2 बैटल टैंक और 5000 राउंड गोला बारूद के साथ यूक्रेन की सैन्य सहायता करने की भी बात कही। कनाडा की तरफ से लगाए गए नए प्रतिबंधों के दायरे में रूस के 129 व्यक्ति और 63 संस्थाएं शामिल हैं। इनमें रूस के उप प्रधानमंत्री और दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आज आम चुनाव होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी के बीच है।
नाइजीरिया में सुरक्षा और बढ़ती महंगाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी ने अर्थव्यवस्था को फिर से बेहतर बनाने और देश में असुरक्षा की भावना को खत्म करने पर जोर दिया है। दोनों राजनीतिक दलों ने सुरक्षा बलों को बेहतर वेतन और विद्रोहियों का सफाया करने के लिए अधिक सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में त्यागराज आराधना उत्सव का आयोजन किया गया। त्यागराज आराधना एक वार्षिक कर्नाटक संगीत समारोह है। त्यागराज दक्षिण भारत के महान संगीतकारों में से एक थे। वे आधुनिक कर्नाटक संगीत के जनक थे। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा कि संगीत के साथ साथ भक्ति आध्यात्मिक आनंद की ऊंचाइयों तक ले जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन अमेरिका और अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए केन्या के दौरे पर हैं। जिल बाइडेन का केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्या की प्रथम महिला राचेल रूटो ने स्वागत किया। जिल बाइडेन केन्या में अमेरिकी राजदूत मेग विहमैन के साथ महिला सशक्तिकरण समारोह में भाग लेंगी। जिल बाइडेन ने इससे पहले नामीबिया की यात्रा की थी। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने कल इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका ने कल सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अफ्रीका की टीम पहली बार महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 164 रन बनाए। ताजमिन ब्रिट्स ने 55 गेंदों में 68 रन और एल वोल्वाडर्ट ने 44 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 158 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। अब टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को केप टाउन में खेला जाएगा। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और उनके कोच पार्क ताए सांग अलग हो गए हैं। दक्षिण कोरियाई बैडमिंटन कोच ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लिखा कि अब उनके लिए भारत आना मुश्किल है। पार्क ताए संघ की देखरेख में सिंधु ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिला एकल में स्वर्ण पदक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। इतना ही नहीं, पार्क ताए संघ की देखरेख में सिंधु ने 3 BWF वर्ल्ड टूर टाइटल्स, सैयद मोदी इंटरनेशनल टाइटल, स्विस ओपन टाइटल और सिंगापुर ओपन टाइटल भी अपने नाम किए। और आइए अब देखते हैं देश भर के मौसम का हाल और जानते हैं कि क्या है अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
और इसी के साथ बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के मशहूर अदाकारा रही दिव्या भारती की आज जयंती है। आपको छोड़ जाते हैं दिव्या भारती पर फिल्माए गए कुछ सदाबहार नगमों के साथ। तो आप इन नगमों का आनंद उठाइए। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जाने जाना दीवाना तेरा